Hello, my dear students. मेरा नाम है श्वेता and I'm going to teach you macroeconomics का balance of payment chapter that is for class 12th. Okay, I know ये first chapter नहीं है but काफी सारे students को इसमें problem होती है to understand the components of balance of payment and structure of balance of payment. Okay, और साथ साथ में उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं क्योंकि काफी सारे फॉर्मूलाज होते हैं तो हम लोग सब कुछ एक करके देखेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि भाई आखिरकार बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है. ठीक. और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, की बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीओपी बोलेंगे इन एंटायर लेक्चर. सो प्लीज काइंडली डू नॉट गेट कंफ्यूज. बीओपी. ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बीओपी एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इज बीओटी. नाउ व्हाट आर द कॉजेस फॉर डेफिसिट इन बीओपी? ओके, अब डेफिसिट के अलग कॉजेस होते हैं, सरप्लस के अलग कॉजेस होते हैं, एंड देयर आर सम इकोनॉमिक रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस एंड सोशल रीजंस. ये तीन कॉजेस होते हैं. सबको लगता है कि अरे भाई डेफिसिट हो गया यानी कि एक्सपेंडिचर अधिक है, रिसीट कम है, इस वजह से डेफिसिट होगा, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन एंड दैट इज नॉट द ओनली कॉज. ओके, सो we'll look into this. Then at last we'll deal with the equilibrium and disequilibrium and also autonomous and accommodating items of BOP. दिस इज अ वेरी शॉर्ट पोर्शन. ये वाला जो पोर्शन है ना, ये काफी छोटा सा पोर्शन है, बस हम लोग इसको पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा आता है, ये ज्यादा कुछ आता नहीं है. एंड एरर्स एंड ओमिशन. ओके, नाउ व्हाट इज द बीओपी मीन? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट ना एक डबल एंट्री सिस्टम है जो कि सिस्टमैटिकली पूरा रिकॉर्ड रखा रहता है हमारे ट्रेड का, कि हमारे ट्रेड में पेमेंट कितने हुए हैं, मतलब कि आउटफ्लो ऑफ मनी कितना हुआ है एंड इनफ्लो ऑफ मनी कितना हुआ है. ओके, इसमें अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका रीजन क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज वी नो कि इन टुडेज सिनेरियो हमारी कंट्री जो है वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है. यहाँ तक कि कोई भी कंट्री एक क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है. क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी क्या होती है? अगर कोई कंट्री अगर ट्रेड कर रही है, ओके, इफ एनी कंट्री इज डूइंग ट्रेड, वेट अ सेकंड, अगर वो ट्रेड कर रही है तो वो ओपन इकोनॉमी हुई, और अगर वो ट्रेड नहीं कर रही है तो दैट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. एंड वी ऑल नो कि विदाउट ट्रेड तो भाई काम नहीं चलने वाला है, वो भी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, है ना? तो सारी सारी कंट्रीज जो है वो ट्रेड करती है एंड दैट इज व्हाई दे आर ओपन इकोनॉमी. अब ट्रेड कर रही है तो हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाई ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट आता है. ओके, ठीक जी. अब देखिए इसका डेफिनेशन पढ़िए, काफी सिंपल सा डेफिनेशन है ये. इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. देखो किसके बीच में ये ट्रांजैक्शंस होते हैं? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शंस का, लेकिन किसके किसके बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं? बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्यों लिखा है? बिकॉज हम ट्रेड सिर्फ किसी एक कंट्री या एक इकोनॉमी से तो करते नहीं है, हम तो अपना ट्रेड काफी सारे कंट्री से करते हैं. हम क्या मतलब कोई भी कंट्री एज एन इकोनॉमी, कोई भी कंट्री सिर्फ एक कंट्री से ट्रेड तो करती नहीं है, राइट? इस वजह से इस वजह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ है. एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि जिसको यूजुअली 1 ईयर का टाइम पीरियड लिया जाता है और उसी में पूरा एक रिकॉर्ड बनाया जाता है कि ट्रांजैक्शंस कितने हुए हैं. ओके, मतलब कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे गए हैं, इनका रिकॉर्ड बनाया जाता है. 1 साल के टाइम पीरियड का रिकॉर्ड बनाया जाता है और वो रिकॉर्ड क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है, राइट? हमने एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाया, कितना आया है पैसा, कितना गया है पैसा बाहर हमारी कंट्री से, हाँ, ट्रांजैक्शंस कितने हुए हैं, किसके किसके बीच में? हम रेसिडेंट्स के बीच में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, और कितने टाइम पीरियड का? 1 साल का. ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे. नाउ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड इन बीओपी इंक्लूड, अब ये जो ट्रांजैक्शंस है इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? विजिबल आइटम्स इंक्लूड होते हैं, इनविजिबल आइटम्स इंक्लूड होते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स रहते हैं उसमें, ट्रांसफर्स या यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस एंड कैपिटल ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस. आपको यहाँ तक बस पढ़ना है तो भी काम हो जाएगा आपका. यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स तक आप पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शंस नहीं लिखना, ट्रांसफर्स लिखना. ओके, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स.
अच्छा, मैं आपको पहले बता दूँ, ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है। एक एज़ अ रिविज़न पर्पज़ के लिए, जिसमें कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे एंड देन विल बी गुड टू गो। ओके, ओके, नाउ इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शंस किस-किस चीज़ों के रहेंगे? विज़िबल आइटम्स। अब विज़िबल आइटम्स क्या होता है बेटा? गुड्स या कमोडिटीज़ व्हिच आर टैंजिबल, दे आर कॉल्ड एज़ विज़िबल आइटम्स। एंड व्हाट आर इनविज़िबल आइटम्स? द सर्विसेज़, द टैंजिबल थिंग्स। इंटेंजिबल थिंग्स का भी तो ट्रेड होता है ना, सर्विसेज के भी तो ट्रेड होते हैं। सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन इनविजिबल आइटम्स। ओके, सो विजिबल आइटम्स मतलब कि गुड्स या कमोडिटीज, एंड इनविजिबल आइटम्स का मतलब होता है सर्विसेज। फाइन। एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ये लास्ट वाला चीज क्या है? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। आपको याद होगा कोविड के टाइम में बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरी कंट्रीज की हेल्प कर रही थी। याद है या नहीं याद है? भूल गए हो? याद है ना? सो अब वो जो कंट्रीज़ थी, वो जब पैसे दे रही हैं एज़ अ हेल्प, या पैसे दे रही हैं, या फिर कुछ मतलब कुछ गुड्स या कमोडिटीज़ के फॉर्म में हेल्प दे रही हैं, तो वो जो भी चीज़ें हैं, क्या वो कंट्री अगर किसी कंट्री को हेल्प कर रही है, तो क्या इन रिटर्न वो कुछ माँग रही है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने इन रिटर्न तो कुछ भी नहीं माँगा, है ना? मतलब जिस कंट्री को मिला, फॉर एग्जांपल इंडिया ने किसी कंट्री की हेल्प की है, तो कुछ पैसे देके, या फिर कुछ गुड्स या कमोडिटीज देके हेल्प किया है इमरजेंसी की सिचुएशन में, तो इंडिया वापस से उन चीजों को डिमांड नहीं करेगी कि हाँ भाई, मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हें इतने पैसे दिए थे, या ये चीज थी, तुम मुझे लौटाओ। ऐसा नहीं। वो एज अ डोनेशन, जैसे हम लोग नहीं देते हैं, या किसी को हम हेल्प कर देते हैं, दान दे देते हैं, ऐसा कुछ। तो वो, या तो मान लो कि किसी को कोई गिफ्ट मिला, मोदी जी इतनी जगह जाते हैं, है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और उनको अलग-अलग जगह से अलग-अलग गिफ्ट्स मिलते हैं। सो दैट आर आल्सो इंक्लूडेड इन यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। व्हाई इज इट इंक्लूडेड इन दैट कैटेगरी? बिकॉज़ जिन्होंने भी उन्हें गिफ्ट दिया है, वो डिमांड बैक नहीं करेंगे कि नहीं, मैंने आपको गिफ्ट दिया, आप भी मुझे दो, मुझे लौटाओ। ऐसा तो कुछ नहीं है, राइट? So those things which are only one sided, जिनका सिंगल साइडेड फ्लो होता है, या तो जा रहे हैं या तो आ रहे हैं, है ना? सिर्फ देना नहीं, लेना भी। ओके, बहुत ज्यादा अमीर नहीं है हम इंडिया वाले, ठीक? हाँ, दिल से अमीर है, ठीक है। सो सिर्फ जाने का नहीं, आने का भी, कोई भी ट्रांसफर या आउटगोइंग है या इनकमिंग है, लेकिन सिंगल साइडेड है, सिर्फ एक तरफ उसका ट्रांजैक्शन होता है, सिर्फ एक यूनी डायरेक्शनल होता है। ओके, दैट आर द यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। नाउ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या है बेटा? आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो डेट साइड को भी कवर करता है, डेबिट साइड को भी कवर करता है, एंड क्रेडिट साइड को भी कवर करता है। ओके, डेबिट साइड भी इसमें रहेगा एंड क्रेडिट साइड भी रहेगा। डेबिट साइड का, डेबिट किसको बोलते हैं बेटा? अगर आपका कैश या आपका ट्रांजैक्शन आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का मतलब, अगर इनफ्लो हो रहा है तो उसे क्रेडिट बोलते हैं। पेमेंट्स मतलब डेबिट, receipts मतलब credit. Okay. Now debit side, it records transaction that results in the outflow of foreign currency. We know this. And credit side, it records transaction that result in the inflow of foreign currency. जो मैंने अभी समझाया आपको, है ना? Now what are the components of balance of payment? Components क्या है? मतलब किन किन चीजों से बैलेंस ऑफ पेमेंट मिल के बना है। सो जो चीज अभी हमने देखी थी ना बेटा, क्या क्या हमने अभी देखा था? हमने देखा था विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, है ना? वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये जो कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट दो टाइप के अकाउंट्स से मिलके बनता है। पहला अकाउंट होता है करेंट अकाउंट, पहला अकाउंट होता है करेंट अकाउंट, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, एंड दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। ये दो टाइप्स के अकाउंट से मिलके बनता है हमारा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, अब करंट अकाउंट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं बच्चा? जो एक्चुअल रिसीट्स होते हैं ना, ये सॉरी, एक मिनट में दूसरे कलर की पेन ले लेती हूँ। जो एक्चुअल रिसीट्स होते हैं ना, एक्चुअल रिसीट्स या एक्चुअल पेमेंट्स, जो कि जो रिसीट्स या पेमेंट्स जो शॉर्ट टर्म में है, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज पे जो फर्क नहीं डाल रहे हैं एक तरीके से। हाँ, इट रिकॉर्ड्स द एक्चुअल रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अब करेंट अकाउंट, आपने तीन चीजें पढ़ी।
होती तो 4 चीज़ें हैं वैसे, क्या-क्या होता है? पेमेंट होता है, ठीक है? रिसीट होता है, पेमेंट होता है, रिसीट होता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं। ये तीनों चीज़ें आपने सुनी ना अभी? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। चौथा चीज़ होता है इन्वेस्टमेंट। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट। पेमेंट होता है पहला, दूसरा रिसीट, तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड चौथा क्या है? इन्वेस्टमेंट। ओके, अब देखो बेटा, करंट अकाउंट क्या क्या रिकॉर्ड करेगा? रिसीट्स, एक्चुअल रिसीट्स, पेमेंट्स, ओके, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज के ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये रिसीट्स और पेमेंट्स होंगे ना, ऐसे तो हवा में तो होंगे नहीं। एंड उसके बाद यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, हाँ, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक साल में कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं रिसीट्स के, पेमेंट्स के, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के, ये कौन देखेगा? करंट अकाउंट देखेगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन होता है ना बच्चा, ये वाला पोर्शन लास्ट वाला, ये देखता है कौन? कैपिटल अकाउंट। ये वाली चीज देखता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है? बाकी तीन चीजों को कौन देख रहा है? इतने तीन चीजों को कौन देख रहा है? करंट अकाउंट देख रहा है। और चौथे वाले को कौन देख रहा है? कैपिटल अकाउंट देख रहा है। ठीक है जी। ओके, नाउ इस करंट अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? अब ज़ाहिर-सी बात है कि जो 3 चीज़ें देखी जा रही हैं, हाँ, विज़िबल अरे सॉरी यस दिस रिसीट, पेमेंट एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ज़ाहिर-सी बात है कि यही 3 चीज़ें रहेंगी करंट अकाउंट में। अब विज़िबल चीज़ों की भी हो सकती हैं, इनविज़िबल चीज़ों की भी हो सकती हैं। मतलब गुड्स के रिसीट्स और पेमेंट्स, ध्यान से सुनना, गुड्स या कमोडिटीज के रिसीट्स और पेमेंट्स, सर्विसेज या कमोडिटीज के गुड्स सॉरी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के रिसीट्स एंड पेमेंट्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ठीक है जी, मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स के कितने एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुए हैं और उसके वजह से कितना हमारा लेन देन हुआ है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, कहाँ जा रही है ये पेन? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। किसका किसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखेगा? विजिबल आइटम का देखेगा, इनविजिबल आइटम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखेगा और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का देखेगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर की जगह गलती से भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट शब्द का इस्तेमाल मत कर देना, बिकॉज यूनिलेटरल ट्रांसफर यूनी डायरेक्शनल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में जाते हैं, ना इनका एक्सपोर्ट होता है ना इनका इंपोर्ट होता है। मार्क दिस वर्ड वेरी क्लियरली प्लीज, ठीक है? लिखो, इसमें लिखा भी है, दीज आर द ओनली वन वे ट्रांजैक्शंस मेड बाय रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स सेटल्ड अब्रॉड। अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स में क्या था? आपने कोई सामान खरीदा है, कमोडिटीज खरीदी हैं, उनके रिसीट्स और पेमेंट्स इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है? आपने इनविजिबल में आपने कोई सर्विसेज अवेल की हैं या ऑफर की हैं, तो आप उसके रिसीट्स और पेमेंट्स को काउंट करेंगे करंट अकाउंट में। ओके, देन एट लास्ट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को भी आप देख लेंगे साथ में। नाउ अब ये करंट अकाउंट बैलेंस कैसे होता है बेटा? जाहिर सी बात है कि अगर रिसीट्स और पेमेंट्स इक्वल इक्वल होंगे तो हमारा कोई भी अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। रिसीट मतलब पैसा आया, पेमेंट मतलब हमने पैसा दिया सामने वाले को। ओके, सो अगर रिसीट और पेमेंट इक्वल हो गए तो हमारा कोई भी अकाउंट बैलेंस्ड अकाउंट होगा, राइट ना? यहाँ पे देखो, द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स शोज द बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट आइटम्स एंड डेबिट आइटम्स, डिफरेंस क्यों लिख रहा है बेटा? इसलिए लिख रहा है ना, क्योंकि डेबिट का मतलब होता है आप पे कर रहे हैं, पेमेंट्स। क्रेडिट का मतलब हो रहा है आपके पास पैसे आ रहे हैं, यानी कि रिसीट। अब इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ही आपका बैलेंस निकल के आता है, ठीक है? अगर रिसीट्स आपकी ज्यादा हो गई तो आपके पास सरप्लस हो जाएगा। अगर रिसीट्स आपकी कम हो गई, पेमेंट ज्यादा हो गए, तो आपके पास डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है जी। और इसी वजह से करंट अकाउंट सरप्लस बोल रहा है। इट अराइजेस व्हेन सम ऑफ क्रेडिट आइटम्स एक्सीड्स द सम ऑफ डेबिट आइटम्स। करंट अकाउंट सरप्लस कब होता है? इट अराइजेस व्हेन सम ऑफ क्रेडिट आइटम्स एक्सीड्स द सम ऑफ
डेबिट आइटम्स। ओके, एंड करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे होता है? इट अराइजेस व्हेन सम ऑफ डेबिट आइटम्स एक्सीड्स द सम ऑफ क्रेडिट आइटम्स। जैसे मैंने आपको बताया है, डेफिसिट कब होगा? जब आपका डेबिट वाला साइड ग्रेटर होगा देन द क्रेडिट साइड। एंड डेफिसिट सरप्लस कब होगा? जब आपका क्रेडिट वाला साइड ग्रेटर होगा डेफिसिट के कंपैरिजन में। ओके, ठीक है जी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कैपिटल अकाउंट। व्हाट आर कैपिटल अकाउंट्स बच्चा? आज हम बस कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट करेंगे, उसके आगे की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? बिकॉज बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग देखते नहीं हो, बोर हो जाते हो शायद। हाँ, कंसंट्रेशन टाइम आप लोगों का थोड़ा कम है, रिटेंशन टाइम। Okay, capital account. It records capital transactions between the residents of a country and rest of the world. आपके जो भी कैपिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं बेटा? सीधा साधा मतलब हम ये समझ सकते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको हम कैपिटल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, या तो एफडीआई होगा, है ना, दो तरीके से हो सकते हैं। या तो एफडीआई होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या तो एफआईआई होंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे डी का मतलब होता है डायरेक्ट, और यहाँ पे आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल, ये डिफरेंस है। बाकी इसका मतलब फॉरेन, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब भी फॉरेन, इसका मतलब भी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है बच्चा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहता है ना कि अगर आप एफडीआई कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, फॉरेन वर्ड है ना, अगर आप दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थ्रू एफडीआई, तो आप उसकी कंप्लीट ओनरशिप लेते हैं। आपने डायरेक्ट कोई कंपनी खरीद ली एफडीआई, ठीक है, या आपके पास उस कंपनी का कंप्लीट ओनरशिप रहता है एफडीआई में। एंड एफआईआई क्या बोलता है कि आपके पास कंप्लीट ओनरशिप नहीं होगी, दो आपके पास कुछ राइट्स होंगे, आपके पास प्रॉफिट आएगा टाइम टू टाइम, बट आपके पास कंप्लीट ओनरशिप नहीं होगी एफआईआई में। ठीक है जी। अब यही है हमारा इसमें कैपिटल ट्रांजैक्शन में कंपोनेंट्स क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमने देखा ये भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना। इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट मेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द डोमेस्टिक कंट्री। इट इंक्लूड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वही चीज जो मैंने बताई है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन दो चीजों से मिलकर आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट बनता है। ओके, अब ये कैपिटल अकाउंट में और कौन सी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं? सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं इंक्लूड होंगे, बल्कि आपकी बोरोइंग्स भी इंक्लूड होंगी। अगर आपने बोरो किया है किसी अदर इंटरनेशनल बॉडी से, हाँ, एक तो आप किसी कंट्री से बोरो कर सकते हो, या तो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बोरो कर सकते हो, हाँ, या ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी कोई भी। ठीक है, जैसे आईएमएफ हो गया, आईएमएफ से बहुत लोग बोरो करते हैं, है ना, लाइक आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बहुत लोग बोरो करते हैं, बहुत कंट्रीज बोरो करती हैं, लोग कंट्रीज। ठीक है, तो बोरोइंग्स भी हमारी कैपिटल अकाउंट में ही कंसिडर की जाएंगी। एंड अदर कंपोनेंट्स लाइक एनआरआई डिपॉजिट्स, बैंकिंग कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, है ना, ये सब चीजें जो छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट टाइप्स की या कैपिटल टाइप की, वो भी कैपिटल अकाउंट में ही रहेंगी। अच्छा बेटा, आपको एक चीज बड़ी ध्यान देनी पड़ेगी कि जो भी चीजें आपकी कैपिटल अकाउंट में है, वो आपकी एसेट एंड लायबिलिटीज के स्टेटस पे प्रभाव डालती हैं, वो इम्पैक्ट डालती हैं। जो चीज आपके कंट्री के एसेट या लायबिलिटीज पे इम्पैक्ट करे, वो चीज आपकी कैपिटल अकाउंट में कंसिडर होगी। ठीक है, अगर कोई चीज आपकी एसेट या लायबिलिटीज में असर नहीं डालती है, तो वो चीज कंसिडर नहीं होती है। राइट नाउ, बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, वी ऑल नो दिस कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो सरप्लस हो सकता है या तो डेफिसिट हो सकता है। सरप्लस का मतलब है कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिए हैं, या तो बाहर से भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट आया है एंड हमें प्रॉफिट बड़ा ज्यादा हो गया है ना। डेफिसिट का मतलब है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स की कमी पड़ गई है, सो डेफिसिट हो गया है। राइट नाउ, हमने बोरोइंग्स बहुत ज्यादा ले लिए तो डेफिसिट हो गया है। हम्म अब ये डेफिसिट किन किन रीजन से हो सकते हैं? इनके कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स है बच्चा। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या? इन्फ्लेशन, अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गई इकोनॉमी में,
तो आपकी कैपिटल अकाउंट की डेफिसिट हो जाएगी। इम्पोर्ट सर्विसेज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो भी हाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्ट करने लगे, डेफिसिट हो जाएगा। डिमांड कम हो गई है, डेफिसिट हो जाएगा। हमने डेवलपमेंट रिलेशन पे ज्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया है, डेफिसिट हो जाएगा, राइट। पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स क्या है, ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे हो गया है, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना इधर। मैं बताती हूँ, इसकी जगह पॉलिटिकल की जगह ना इस पॉलिटिकल को कट करके यहाँ पे सोशल लिख लेना। सोशल डिस्टर्बेंस एंड सोशल इंस्टेबिलिटी। ओके, सोशल इंस्टेबिलिटी का मतलब या सोशल डिस्टर्बेंस का मतलब होता है कि आपके पब्लिक के बीच कोई स्ट्रेस सिचुएशन अराइज हो गई है, कोई स्ट्रेस सिचुएशन अराइज हो गई है, जैसे, और ये सब चीजें, ये दोनों ना काफी इंटर रिलेटेड होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर एंड सोशल फैक्टर्स। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो आप इस टाइम प्रेजेंट टाइम का, नेपाल को एग्जाम्पल ले सकते हो। पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर दोनों चीजें हैं, है ना, काफी इंटर रिलेटेड होती हैं चीजें। तो इसके वजह से भी आपके बैलेंस और हाँ उसके कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आ सकते हैं। ओके, सरप्लस क्या है, जस्ट उसका उल्टा, जो अभी हमने पढ़ा डेफिसिट में, सरप्लस में जस्ट उसका उल्टा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, है ना, लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई हमारे पास, तो सरप्लस हो ही जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारी सिचुएशन तो अच्छी हो गई है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे ये सारी चीजें, है ना, एंड हम इन फॉर्मूलाज पे ना बच्चा कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम इन फॉर्मूलाज पे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, राइट। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड great studies, okay, bye, thank you so much.